नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण 600 क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रत्येक टॉपिक वाइज है। जैसे मान लो पहले सौरमंडल का अलग टॉपिक है, फिर भारत के परिवहन का अलग है, मिट्टियों का अलग है, फिर प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग वाइज मतलब क्वेश्चन आंसर है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें कुल 600 क्वेश्चनों का रिवाइज किया गया है और एंड तक जरूर देखना, कुल 600 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है जो है सौरमंडल, और सौरमंडल में जो मुख्य रूप से ग्रह हैं उनके बारे में। तो अब इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा है? सौरमंडल। और सबसे पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं? तो 8। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर ने लगाया था ग्रहों की गति का नियम का पता। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सूर्य को क्या माना जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण। कौन घूमते हैं? शुक्र और अरुण। तो बाकी के जो घूमते हैं वो वामावर्त घूमते हैं। अगला है, निकोलस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। किसकी? सौरमंडल की खोज। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। जो प्राचीन काल में भारतीय थे वो सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य की कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाई जाती है, उसके बाद में हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे के अंदर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 71% सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह है, जो सूर्य के क्या है? सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो बुध ग्रह जो 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाते लेता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट बुध हो जाएगा, सूर्य के सबसे दूर वरुण हो जाएगा। अगला है हमारा टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत। किस विज्ञान के अंतर्गत? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत। अगला है, पृथ्वी के किस भाग में निकल व लोहे की अधिकता होती है? तो पृथ्वी के किस भाग में निकल? तो नीप के अंदर। किस में होती है दोस्तों? नीप में होती है। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल है, जो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी की बाह्यतम सतह को स्थल मंडल कहते हैं। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं भूपृष्ठ। क्या कहते हैं? भूपृष्ठ। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान भी रखना। 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो ध्यान रखना दोस्तों, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने पता लगाया पृथ्वी किस प्रकार की गोल है। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलेन ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ध्यान रख लेना, पृथ्वी गोल का पता लगाया पाइथागोरस ने। सिद्ध किसने किया? तो मैगलेन ने किया था। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? तो 68% भाग पर क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया। पृथ्वी किसके समान है? नारंगी के समान है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 61% है, जो उत्तरी गोलार्ध में।
और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 81% है। कितने प्रतिशत है दोस्तों? 81%। तो ध्यान रख लेना। उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। मतलब पूछे आपको पृथ्वी के किस गोलार्ध में सर्वाधिक जल की मात्रा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 81%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? तो 29% क्या है स्थल मंडल। और संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? तो 71% भाग पर क्या है? जल है। अगला है, खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, खनिज तेल पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की क्या कहते हैं? बहन भी कहते हैं। सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं, जो 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग। जो पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग? तो 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। किस तिथि को रात व दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को, क्योंकि इस समय सूर्य कौन सी रेखा पर होता है? जो सूर्य होता है कौन सी रेखा पर होता है दोस्तों? जो मध्य बीच, जो एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता है इन तिथि को। तो इस समय दोनों गोलार्धों में रात और दिन बराबर होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को। अगला है, सौर मंडल में सबसे बड़े ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है दोस्तों वो कौन सा है? तो ओलंपस मेसी है। कौन सा है? ओलंपस मेसी है, जो मंगल ग्रह में है। अरुण ग्रह की खोज किसने कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त करके बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 24 दिन 8 घंटे में। ध्यान रखना, चंद्रमा जो पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 24 दिन 8 घंटे में। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है ज्वार भाटा में। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो रात की रानी कहते हैं दोस्तों चंद्रमा को। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो देखो, चंद्रमा के पर सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण कौन सा सूर्य का दिखाई न देना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण किसके मध्य आता है? तो चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाती है? चंद्रमा आ जाती है। और इसके कारण जो सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता है उसके कारण कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो याद रखना दोस्तों। अगला है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। उस समय तो क्या आती थी सूर्य ग्रहण में? तो चंद्रमा आती थी। किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। जबकि चंद्र ग्रहण के समय तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। अगला है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है सौंदर्य का देव। और इसी शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है।
तो पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। सूर्य से सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो एक ट्रिक भी है, इसमें याद रख लेना, पप्पू की तरह, पश्चिम से पूर्व की ओर। पे यानी पश्चिम, पू यानी पूर्व की ओर। रात व दिन होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात दिन होने का कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो यह लगाया था कोपरनिकस ने। किसने लगाया था दोस्तों? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो वो मापी थी इरिस्टोथनीज ने। किसने मापी थी? इरिस्टोथनीज ने, जिसने ज्योग्राफी शब्द दिया था इरिस्टोथनीज। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरिस्टोथनीज ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह की। किसकी संभावना है दोस्तों? मंगल ग्रह की। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह की। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने की थी बृहस्पति ग्रह की खोज। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वो है वरुण ग्रह। सी ऑफ ट्रिक्लिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रिक्लिटी। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसमें केवल 2 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है दोस्तों? 2 सेकेंड लगता है। जबकि आपको पूछे सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसे कितना सेकेंड लगता है? तो 8 मिनट 16 ध्यान रख लेना, 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग। ध्यान रखना आप कि भाई जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 2 मिनट लगता है केवल। अगला है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का पुत्र कहते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मिनट, मंगल बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो किरीट होता है। क्या होता है? किरीट भाग दिखाई देता है सूर्य का। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है? जो सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना होता है लगभग। आकार के अनुसार ग्रहों के घटता क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम। तो देखो, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर शनि आता है, तीसरे नंबर पर अरुण है, तीसरे नंबर पे अरुण है, और फिर है आपके चौथे नंबर पे वरुण है, 5 नंबर पे है दोस्तों पृथ्वी। ध्यान रख लेना, 5वें नंबर वरुण है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे पृथ्वी, 6 नंबर पे शुक्र, 7 नंबर पे मंगल और 8 नंबर पे बुध है। इसमें एक वरुण नहीं लिखा गया है। फिर है, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं दोस्तों? 12 वर्ष। देखो, हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 687 दिन लगते हैं। लगभग 2 वर्ष के आसपास टाइम लगता है। किसको? मंगल ग्रह को भी। पृथ्वी बनावट व आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। इसीलिए इसको शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी का बिगिनी ग्रह भी कहते हैं, और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। फिर है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह एक विशाल दबा है। इस दबे की खोज किस अंतरिक्ष यान के द्वारा हुई? तो एक पाइनियर अंतरिक्ष यान गया था, इसके द्वारा किसकी खोज हुई थी? बृहस्पति ग्रह पर की एक विशाल दबा है। तो ध्यान रखना, पाइनियर क्या है? तो एक अंतरिक्ष यान है जो बृहस्पति ग्रह पर गया था। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो काला रंग दिखाई देता। कैसा देता? काला रंग। एक ग्रह के दिन का मान उसका अक्ष के झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो मंगल ग्रह के लिए। किस ग्रह के लिए? मंगल ग्रह के लिए। वर्ष अधिकतम कहाँ होता है? तो नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह कहते हैं। डायमंड रिंग किस घटना के समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय कौन सी रिंग होती है? डायमंड रिंग के समान जो घटना होती है।
इसी प्रकार अगला है सीजिंग क्या है। सीजिंग क्या है तो सीजिंग है दोस्तों सूर्य और जो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है, सीजिंग कहलाता है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रख लेना। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है, तो सीजिंग कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। जब उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है तो 22 दिसंबर की होती है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी। तो आपको पूछे भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन स्थित है, भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य। अगला है, ये भारत की सामान्य जानकारी है। अगला है भारत का देशांतरी विस्तार, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत किस देशांतर के मध्य है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कौन स्थित है, भारत स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। अगला है भारत का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप इंदिरा पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4% है। ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो रूस है। कौन सा है दोस्तों, रूस। भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। किसमें, क्षेत्रफल में। भारत चीन की सीमा 2914 के लगभग लगती है, ध्यान है। तो भारत की जो चीन की सीमा वो 2914 और कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत पाकिस्तान की सीमा 3310 किलोमीटर लगती है, जो 4 राज्यों के साथ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 के लगभग है, जो 5 राज्यों के साथ लगती है और सर्वाधिक भी बांग्लादेश के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसी प्रकार सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। भारत व चीन के बीच 1914 में शिमला सम्मेलन के आधार पर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। जो भारत और चीन के बीच की रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब पूछे आपको इसका निर्धारण कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। किस सम्मेलन के आधार पर, शिमला सम्मेलन के आधार पर। अगला है हिमाचल प्रदेश में भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी एक विशेष संधि के द्वारा भारत पर है। फिर अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला है दोस्तों, भारत में से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत में जो कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, जो लगभग भारत के बीचों बीच होके गुजरती है। तो ध्यान रख लेना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। भारत कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब आपको पूछे भारत की जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है दोस्तों, अंबाला शहर पंजाब और गंगा व सिंधु नदी का जल विभाजक क्षेत्र है। जो अंबाला शहर है वो पंजाब के अंदर गंगा और सिंधु जल का विभाजक क्षेत्र है। अगला है, भारत में सर्वाधिक 51% भूमि कृषि हेतु, जबकि विश्व में मात्र 14% ही है। देखो, विश्व की तो कुल 14% किसके लिए, कृषि योग्य, जबकि भारत की जो कृषि मतलब संपूर्ण क्षेत्र का कितना परसेंट है, 51% भाग किसके योग्य है, कृषि के योग्य है। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिव सुंदरम जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया। ये एशिया का प्रथम संयंत्र था। तो भारत के अंदर जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र था कब प्रारंभ किया गया, 1902 में। कौन सा था, तो शिव सुंदरम जलप्रपात में कावेरी नदी पर था। और कब, कहाँ पर, ये तो एशिया का ये प्रथम संयंत्र था। तो देखो, एक क्वेश्चन में से भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, एक बार नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार देखिए। इसमें लगभग भारत की आपके 80% से अधिक ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है।
अगला है दोस्तों, बेंगलोर भारत का प्रथम नगर है जहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का उपयोग, जो हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी किसे बेंगलोर को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का उपयोग कब किया गया? 1906 में किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहला किसका है विश्व में क्षेत्रफल में? तो रूस। दूसरा किसका है? तो कनाडा का। रुख। तीसरा किसका है? तो चीन का। इसी प्रकार भारत का क्रम में कौन सा है? तो 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। पहला स्थान जनसंख्या में चीन का है, दूसरा किसका है? तो भारत का है। उत्तर भारत, भारत के उत्तर में कौन से देश है? तो भारत के उत्तर में चीन भी पड़ता है, थोड़ा बहुत नेपाल और भूटान है। तो ध्यान रख लेना, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो नेपाल, चीन और भूटान। अगला है दोस्तों, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में बांग्लादेश, जो भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है। फिर है दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में पाकिस्तान। फिर है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। फिर है दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। फिर अगला है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। जो भारत में जो मानसून आता है वो किस महासागर से होकर आता है? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, हिंद महासागर से होकर ही मानसून आता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट माना गया है। फिर है दोस्तों, भारत के मध्य से रेखा गुजरती है, कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। फिर है दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है, भारत का जो दक्षिणी छोर है। फिर ये इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17% जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो निवास करती है भारत के अंदर। 17.5 कर लेना आप, इसमें याद रख लेना, विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा में कौन से देश है? तो ये आपको पता है कि भी बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है। तो भारत की जलीय सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जलीय सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ मिलती है। अगला है दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमने पहले पढ़ा भी, दूसरी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 8 राज्यों से। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। अगला है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, 876 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100, जो 6100 किलोमीटर लंबाई है। अगला है दोस्तों, संपूर्ण भारत कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? तो 28% भाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं संपूर्ण भारत के। अगला पूछे दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल मैदान विस्तार है? तो 44%। और भारत में कौन सा सर्वाधिक भौतिक प्रदेश का अवशेष पाया जाता है? तो मैदानी प्रदेश का। कितने प्रतिशत? 44%। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 ऐसे राज्य हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? समुद्र से सीमा बनाते हैं। भारत के कुल 9 राज्य। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की दोस्तों, याद रखना। और सबसे कम पूछ लेवे तो कम हो जाएगी आपके गोवा की। किसकी हो जाएगी दोस्तों? गोवा की। तो सर्वाधिक समुद्र के साथ सीमा बनाने वाला गुजरात है, और कम बनाने वाला में कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट, जो भूमध्य रेखा के निकट स्थान है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? छोटी है, सॉरी, तो वो है गोवा की। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार, जो प्राचीन काल का। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किसके नाम से जाना जाता है? जो देखो, भारत का इस प्रकार तट है और ये पूर्वी तट है, और इस पूर्वी तट को किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
अगला है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो कोंकण तट है जो गोवा से लेके दमन तक है। कहाँ तक है दोस्तों, गोवा से लेके दमन तक। लक्षद्वीप समूह को द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो परवाल के द्वारा। जो लक्षद्वीप में जो द्वीप है इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है, परवाल के द्वारा। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, अंडमान सागर में स्थित है न्यूमोर द्वीप। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान सागर में, ध्यान रख लेना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वरम स्थित है। और जो भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जलडमरू पूछे तो भी भारत और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी पूछे तो भी भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास करते हैं, तो 10 द्वीपों पर। देखो लक्षद्वीप द्वीप में 22 द्वीप है, लगभग 22 या 24 है, उनमें से 10 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, जो सियाचिन, जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वे हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है दोस्तों, वो अक्साई चीन कहलाता है। और ये अब वर्तमान में किसके क्षेत्र में आता है, लद्दाख के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, लद्दाख के अंतर्गत। क्यों, अब जम्मू कश्मीर यूटी में परिवर्तित हो गया है। कब से, तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जो ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र आता है वो लद्दाख के अंदर आता है वर्तमान में। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। कौन सा है दोस्तों, लद्दाख है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 9 नहीं है अब दोस्तों, 8 है। क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया, तो अब कितने बच गए, 8 बच गए केंद्र शासित प्रदेश। अगला, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत विवाद में है, तो बांग्लादेश के कारण भारत विवाद में है। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसके साथ विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किस राज्य में फैले नापा के नाम से जाना जाता था, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। किसको दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। कौन से अंडमान में पड़ती है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान में। और आपको एक पूछे दक्षिणी, देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोस्तों सेंडल। कौन सी है दोस्तों, सेंडल। अभी काफ़ी एग्जामों में, एक SSC CHL में भी पूछा गया था, एक दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सेंडल है। कौन सी है दोस्तों, सेंडल है। अगला है दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों भावर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भावर। अगला है दोस्तों, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो कच्छ का रण में। कच्छ का रण अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन से राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। अगला है दोस्तों, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो उसको जैसलमेर, जो राजस्थान का एक जिला है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, जैसलमेर। अगला है दोस्तों, अरावली व विद्या श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो दोस्तों मालवा का पठार। कौन सा पठार दोस्तों, मालवा का पठार। मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो सभी द्वीपों का प्रवाल उद्गम के कारण माना जाता है। जो भी है, मान लो समुद्रों के बीच जिन भी द्वीपों का उद्गम माना जाता है सर्वाधिक, तो वो मुख्य कारण किसका माना जाता है, तो प्रवाल का कारण माना जाता है। अगला है दोस्तों, छोटा नागपुर किसका नाम है, तो रांची के पठार का छोटा नागपुर का नाम है। अगला है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो 876 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 876 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर एवं मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों, ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग माना जाता है, तो जम्मू द्वीप का। किस द्वीप का, जम्मू द्वीप का अंग माना जाता है। अगला है दोस्तों, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर आधारित है, तो 82 डिग्री 36, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लगभग माना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा शहर किसको कहते हैं दोस्तों, सिकंदराबाद को कहते हैं। थार भूमि कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में थार भूमि स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत के 8 राज्यों की सीमाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखो, पहले काले पानी की जो सजा दी जाती थी वो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, द्वीपों में जहाजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा छोड़ दिया जाता था। और उससे क्योंकि फिर वो कई किसी प्रकार के चलकर वापस नहीं आ सकते थे, तो उसको कौन सी सजा मानते थे? काला पानी की सजा। और एक वर्तमान में जो काला पानी क्षेत्र विवाद भी है, तो दोस्तों वो है भारत और चीन के मध्य। और किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों वो पड़ता है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो काला पानी विवाद तो है उत्तराखंड के अंदर। और काला पानी की जो सजा दी जाती थी वो दी जाती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। अगला है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। चीन की भी, नेपाल की भी, भूटान, तीनों की सीमा को। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्राकोल कहते हैं। उत्तरी भाग को इंद्राकोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है? तो आदम का पुल। ध्यान रखना, रामेश्वरम द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो मुख्य भूमि से अलग करता है श्रीलंका को मुख्य रूप से। अगला है दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय दक्षिणी गंगोत्री स्थित है जो अंटार्कटिका में, एक भारत का प्रमुख केंद्र है। ध्यान रख लेना, वैज्ञानिक शोध केंद्र है। अगला है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ध्यान रख लेना दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसी प्रकार आप याद रख सकते हो, राम महाराष्ट्र। राम कहाँ है? महाराष्ट्र। रायन राजस्थान, मेयन मध्य प्रदेश और 3 नंबर पे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जामों में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ये आज भी गया, देख लो, पहले मैंने बताया था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहना, इस वीडियो को अंत तक देखना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने ये वीडियो एक बार में याद नहीं हुआ, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहेगा जिसमें इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। अगला है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो दक्कन का पठार स्थित है। अगला है दोस्तों, धारावाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारावाड़ का कई बार पूछा गया, कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों धारावाड़ का पठार? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इलायची के लिए प्रसिद्ध भी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला है दोस्तों, यहाँ अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 2695। अनाईमुड़ी जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पहाड़ी किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है, जो भारत की सबसे भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो सेकोसी नदी। अगला है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत क्या था? तो टेथिस नामक एक समुद्र था। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य। अगला है दोस्तों, पम्बन द्वीप कहाँ में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप, ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कौन सी है? जो दक्षिणी भारत में, श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। अगला है, कोलवा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो मुंबई के अंदर स्थित है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य, इसका निर्धारण कब किया गया? 1896 ईस्वी में किया गया था। भारत में सर्वाधिक समुद्र तट सीमा रेखा गुजरात की, जो लगभग 1200 किमी, उसके तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो भारत में सर्वाधिक तो गुजरात और उसके बाद सर्वाधिक किसकी सीमा लगती है? तो आंध्र प्रदेश की। ध्यान रखना दोस्तों। अगला है, भारत व उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। हाँ सही है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में जल परिवहन। कौन सा परिवहन है दोस्तों? जल परिवहन। तो भारत में कुल कितने बंदरगाहें हैं? तो लगभग 3 तो बड़े बंदरगाह मुख्य रूप से, और 200 क्या है? छोटे छोटे बंदरगाह। जो मुख्य बड़े कितने हैं? तो 13 बड़े।
तो भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह है। ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो लगभग 95%। मतलब देखो, समुद्री व्यापार है, जो समुद्री रास्ता है, ये सस्ता परिवहन होता है। समुद्री परिवहन होता है दोस्तों सस्ता परिवहन। अब आपको पूछे सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? समुद्री परिवहन। इसीलिए भारत का कितना प्रतिशत जो व्यापार होता है विदेशों से, तो समुद्र से होता है, तो 95%। कितना परसेंट? 95%। तो याद रख लेना, परिवहन सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? समुद्री परिवहन। ठीक है। अगला है दोस्तों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को। किस बंदरगाह को? मुंबई बंदरगाह को क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगवारम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है दोस्तों? गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश वाला। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम क्या रख दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। भारत का कौन सा बंदरगाह जवारिया भी है? तो कांडला बंदरगाह, जैसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मार्मो गोवा पत्तन कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, गोवा में स्थित है। तो मार्मो गाओ, गा यानी गोवा, याद रह जाएगा, मार्मो गाओ गोवा, याद रख लेना। डो डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता वाला हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। अगला है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? पूर्वी तट पर, तो वो है विशाखापट्टनम। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मंगलोर को कहा जाता है। मंगलोर को बंदरगाह का नगर भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एंशचूरी पर स्थित है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो जुआरी नदी की एंशचूरी पर स्थित है? तो वो मार्मो गोवा बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में। अगला है, नावा सावा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों नावा सावा बंदरगाह? मुंबई के अंदर। अगला है दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर सर्वप्रथम बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का है। कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू को जोड़ती है, सेतु समुद्रम परियोजना। अगला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान शिपयार्ड है। अगला टॉपिक है आपके, भारत में कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। कौन सा परिवहन दोस्तों? वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1912 ईस्वी में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक आरंभ की गई? तो कराची से चेन्नई तक के मध्य। तो भारत की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है, जो कराची से चेन्नई के मध्य प्रारंभ की गई थी। विश्व की प्रथम हवाई डाक कब प्रारंभ हुई? तो विश्व की प्रथम हवाई डाक तो 1911 ईस्वी में हुई थी। किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य। कब? किसके मध्य? इलाहाबाद से नैनी के मध्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में एयर इंडिया की। भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना भी कब हुई? तो 1953 में। देखो, भारत में एयर इंडिया की स्थापना 1953 में, इंडियन एयरलाइंस की भी स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस का विलय कब किया गया? तो 2010 में। तो देखो, भारत में पहले संचार निगम जो वायु परिवहन था, दो प्रकार, एक एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस। फिर इन दोनों का विलय कब कर दिया गया? 2010 के अंदर गए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में। अगला है, देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कलकत्ता वाला। कौन सा है दोस्तों? कलकत्ता फोर्ट है, याद रखना, महत्वपूर्ण भी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब की हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो त्रिवेंद्रम। कौन सा है? त्रिवेंद्रम। अगला क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1986 ईस्वी में। अगला है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल से संबंधित। तो भारत में सबसे बड़ा सर्वाधिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। भारतीय रेल क्षेत्र को कितने जोनों में बांटा गया? तो वर्तमान में कुल अब 18 जोन है दोस्तों। कितने जोन है? 18 जोन है भारतीय रेलवे में, ध्यान रख लेना। और जो 18वां जोन था कौन सा? वो कलकत्ता वाला था। भारत में प्रथम रेल कब चली गई थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल कहाँ चली? तो मुंबई व ठाणे के मध्य चली थी, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है।
भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? तो लॉर्ड डेलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डेलहौजी ने। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। अगला है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है। अगला है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान। पहला एशिया में किसका है? तो चीन का है। अगला है दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। अब पूछे विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। कहाँ पर चली थी? इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी में। कब किया गया था? 1824 ईस्वी में रेल बजट से सामान्य बजट में अलग। और फिर वापस भी रेल बजट को सामान्य बजट में कब सम्मिलित कर लिया गया? 2017 के अंदर। कब सम्मिलित कर लिया गया था? 2017 के अंदर गत। अगला है, भारत में भूमिगत मेट्रो का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो 1984 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में। और ये भी ध्यान रख लेना, ये कलकत्ता वाली मेट्रो है, ये भूमिगत भी थी और अब ये नदी के अंदर भी चलने वाली कौन सी मेट्रो है? तो कलकत्ता मेट्रो है। कौन सी मेट्रो है? कलकत्ता। किस नदी के अंतर्गत चल रही है? तो हुगली नदी। कौन सी नदी के अंतर्गत? हुगली नदी के अंतर्गत, ध्यान रख लेना। अगला है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल इंजन का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। अगला है दोस्तों, इंटीग्रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रेल जो कोच फैक्ट्री है ये आपके पुरम्बुर चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगला है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये हुसैनपुर कपूरथला में। कहाँ पर स्थित है? हुसैनपुर कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1988 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1988 ईस्वी में। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो एक तो है समझौता और एक है थार एक्सप्रेस। एक है समझौता और एक है थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस। अगला है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। अगला है, भारतीय रेल मार्ग कुल कितने प्रतिशत पर विद्युतीकरण है? जो विद्युत से चलने वाला विद्युतीकरण तो 30%। अगला है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग है। अगला है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना, 1.676 होती है। कितनी होती है ब्रॉड गेज की कुल लंबाई? तो 1.676 होती है। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में। कब चली थी? 1925 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रख लेना दोस्तों। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? हेक्ल क्वीन थी। कौन सी थी दोस्तों? हेक्ल क्वीन। अगली है कोयल, देखो विद्युत से चलने वाली थी हेक्ल क्वीन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाली सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। कौन सा है दोस्तों? फेरी क्वीन है। अगला है, भारत में माल परिवहन के लिए माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो रेलवे का किया जाता है भारत के अंदर माल परिवहन के लिए। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। भारत में प्रथम रेल क्रांति कहाँ चली? तो दिल्ली से बेंगलोर के मध्य रेल क्रांति चली। अगला है, वर्धावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो वर्धावन एक्सप्रेस चलती है चेन्नई से बेंगलोर के मध्य। अगला है दोस्तों, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या हुआ रखा? तो वो पूर्वी मध्य रेलवे रखा। अगला है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वृक्ष की स्थापना, जो डीजल लोकोमोटिव वृक्ष की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। कई बार एग्जामों में पूछा गया। भारत की पहली रेल ने मुंबई से ठाणे के मध्य कितनी दूरी की? तो 34 किलोमीटर की थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कलकत्ता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक लंबाई कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर होती है। देश की सबसे लंबी दूरी रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो जो सबसे लंबी दूरी रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 4256 किमी है। अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत के अंदर खनिज। कौन सा टॉपिक है हमारा? अगला टॉपिक है भारत के अंदर खनिज। जो भारत के महत्वपूर्ण खनिज है वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया? जो देश का सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना वो कब और कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1875 ईस्वी में, और ये लगाया कुल्टी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर लगाया गया था? कुल्टी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये 1973 ईस्वी में आसनोल में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? आसनोल में। अगला है, सेल का पूरा नाम क्या है? तो सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अगली है सेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला सेल का पूछा गया है, कई बार नाम एग्जाम में इसमें नाम पूछा गया है सेल का पूरा नाम, तो याद रखना दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है, तो 1973 ईस्वी में होती है। अगला है दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से कौन का कारखाना निर्मित है, तो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल वाला। जो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल वाला किसके सहयोग से लगाया गया, तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगला है रूस के सहयोग से, तो बोकारो झारखंड वाला। कौन सा है, बोकारो झारखंड वाला। अगला है राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना निर्मित, तो भिलाई छत्तीसगढ़। कौन सा है, भिलाई छत्तीसगढ़। अगला है निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है, तो निजी क्षेत्र में है जो वो है टास्को। कौन सा है, टास्को, जिसका पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन सा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला है दोस्तों, टास्को की स्थापना कब होती है, 1907 ईस्वी में होती है। लोहा अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में, तो झारखंड में लोहा अयस्क पाया जाता है। झारखंड व उड़ीसा राज्यों के देश का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है, तो 75%, 75%। किस देश के कुल 51% अभ्रक निकालता है, तो वो देश का कुल 51% अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। लिग्नाइट का भंडार किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में लिग्नाइट सर्वाधिक मिलता है, तो तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो 1953 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, 1953 ईस्वी। अगला है ब्रह्मपुर में इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो ब्रह्मपुर में इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है वो 1918 ईस्वी में। अगला है कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर मैसूर लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई, तो 1923 ईस्वी में, सॉरी 1923 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, किस सन में कुल्टी हीरापुर के कारखानों को भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में मिलाया गया, तो 1936 ईस्वी में। कब मिलाया गया, 1936 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, तो बहरनपुर में। अगला है, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल किस वर्ष भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी में मिलाया गया, तो 1968 ईस्वी में। अगला है, 1953 ईस्वी में बेरनपुर हीरापुर कुल्टी के कारखानों को किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको के नाम से जाना जाता है। अगला है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 कारखाने कौन से थे, तो ये भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला। हमने पहले पढ़ा भी था। भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया, तो इसको रखा गया हिंदुस्तान स्टील के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, हिंदुस्तान स्टील के। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना, तो बोकारो की। कई बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रख लेना। बोकारो कहाँ है, झारखंड के अंतर्गत स्थित है, तो ये महत्वपूर्ण है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि देखो भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला इनको तो लगाएगा द्वितीय के अंतर्गत, और बोकारो कौन सी पंचवर्षीय योजना के, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है, बोकारो कारखानों में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1974 ईस्वी में। अगला है, वर्तमान समय में दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सेलम के कारखानों किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सेलेम के अलावा किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं, तो अगला है दोस्तों, विशाखापट्टनम और विजयनगर में भी। कहाँ पर, विशाखापट्टनम और विजयनगर में भी। अगला है, किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है, तो भारत का देखो विश्व में सबसे पहला तो कच्चा उत्पादक में चीन का है, दूसरा जापान का, तीसरा अमेरिका का है, और चौथा पूछे तो भारत का है। अगला है, भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है, तो 757 मिलियन मेट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर भारत के पास क्या है, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का भंडारण है। अगला है दोस्तों, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादन एवं गैसों का परिवहन रिफाइनरी एवं मार्केटिंग शिमला की देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो 15%। कितने प्रतिशत है, 15% है। किसकी, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इन गैसों की, जो ध्यान रखना। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, तो चौथा है। अगला, भारत में कार्यरत
तेल रिफाइनरियों में निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं 2। कौन सी है दोस्तों? 2। फिर अगला, विश्व में किन प्रमुख देशों में तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियां हिस्सेदारी है? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्टा, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर, ऑस्ट्रेलिया। अगला है दोस्तों, रूस के सिकालियन फर्स्ट तेल क्षेत्र में भारत कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 20%। कितने प्रतिशत? 20%। अगला है, खांडसारी उद्योग के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो खांडसारी उद्योग के बाद में जो हथकरघा है, कौन सा है? हथकरघा। अगला है दोस्तों, रोजगार के क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है कृषि के बाद में। आपको पूछे भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, तो कृषि, उसके बाद में कौन सा है? तो हथकरघा। अगला है, देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट गेल्स्ट्रोर कोलकाता में कब लगाया गया? जो देल का, अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो ये कि विदेश का पहला सूती कारखाना कहाँ लगाया गया? कोलकाता में। जो कब लगाया गया? 1818 ईस्वी में। अगला, मुंबई में कावेश जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र मिल का कारखाना कब लगाया गया? देखो, कावेश जी डाबर के द्वारा जो लगाया गया था 1854 ईस्वी में। कब लगाया गया था? अगला है दोस्तों, भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? तो रिसरा में। किस में लगाया गया था? रिसरा में। अगला है, भारत में ऊन की फैली मिल 1817 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? कानपुर के अंतर्गत। कहाँ की गई थी? कानपुर में। अगला है दोस्तों, भारत में कागज उद्योग की फैली मिल पश्चिम बंगाल के सिमिरपुरा में किस वर्ष लगाई गई? तो 1812 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, भारत में प्रथम रियोन कारखाना किस सन में रामपुरम कोलकाता से ट्रावणकोर रियोन लिमिटेड में स्थापित किया गया? तो 1950 ईस्वी में। अगला है, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट के उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला है, भारत में संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत जूट के सामानों में निर्माण में होता है? तो 35%। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, जो सीमेंट का उत्पादन करता है। अगला है, सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर किया गया था। अगला है, अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1944 ईस्वी में बेलगुला नामक स्थान पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। अगला है, भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो कर्नाटक से 2/3 रेशम प्राप्त होता है। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1940 ईस्वी में किया गया। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए मैसूर प्रसिद्ध है। अगला है, देश का पहला निजी क्षेत्र का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर, झारखंड के अंतर्गत किया गया था। अगला है, भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार है? तो झारखंड के अंतर्गत इस झारखंड। और ध्यान रख लेना, यूरेनियम के भी कहाँ है? तो यूरेनियम के है जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा। और आपको पूछे जादूगोड़ा की खान कहाँ है? तो झारखंड के अंतर्गत। तो यूरेनियम का भी ध्यान रखना, झारखंड, जादूगोड़ा। और कोयले में भी झारखंड। अगला है, भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है? तो लोहा व इस्पात उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर के पर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो भारत विभाजन के कारण जूट और रुई उद्योग, क्योंकि जूट मुख्य बांग्लादेश का भी है, जो पश्चिम बंगाल इन राज्यों में होता है, और रुई उद्योग भी सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अगला है, होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो दोस्तों, होजरी उद्योग है जो मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो होजरी है आपके पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो रेशम सर्वाधिक कर्नाटक है, मैसूर प्रसिद्ध है ये। कटनी किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? कटनी तो सीमेंट उद्योग के लिए, कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उत्पादन भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और सार्वजनिक क्षेत्रों में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो सिंदरी, झारखंड है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। अगला है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलोर को। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है? तो चाय उद्योग में। कौन से उद्योग में? चाय उद्योग में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला कार्य करती है? तो महिलाओं को रोजगार कौन सा उद्योग देता है? चाय उद्योग। अगला है दोस्तों, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागजों के लिए। कौन सा नगर? नेपा नगर। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? तो जॉर्ज ओकलैंड ने। किसने की थी? जॉर्ज ओकलैंड। अगला है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया गया? चित्तरंजन, वाराणसी के अंतर्गत।
अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो महरौरा बिहार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम तेल परिशोषण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई असम के अंतर्गत। अगला है, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पेंसिल उद्योग से। किससे संबंधित है? पेंसिल उद्योग से। अगला है दोस्तों, कौन से राज्यों में रेल के डब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पंजाब व तमिलनाडु में। अगला, उत्तर प्रदेश में दिस सिलाई उद्योग कहाँ है? तो बरेली के अंतर्गत है दिस सिलाई उद्योग, बरेली। अगला है, भारत में सूती कपड़े उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो अहमदाबाद में। किस नगर में दोस्तों? अहमदाबाद में। भारत में पेरोई मील व ताल उत्पादन कहाँ होता है? तो अलीगढ़ के अंतर्गत होता है। अगला है, चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों, शीशे उद्योग एवं कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? तो फिरोजाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? फिरोजाबाद में। तो आप इस वीडियो को दोस्तों, आपको अंत तक साथ में बने रहना है। बहुत अच्छा वीडियो है, आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है। तो हर एक परीक्षाओं में ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं याद रहे तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, ये ज़रूर याद रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF भी चाहिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ऐप का जो लिंक दे रखा है, आप उस टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीशे व कांच उद्योग के लिए भारत सबसे अधिक नगर कौन सा है? तो फिरोजाबाद। अगला है, तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो रूपानारायणपुर पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत में पीपल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार जो सर्वोत्तम है, सर्वाधिक। अगला है, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो छोटे नागपुर के पठार को खनिज भंडार गृह कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कुंद्रमुह लोहा खनिज परियोजना भारत की किस राज्य की है? तो कर्नाटक की है। कर्नाटक राज्य में बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए? तो लोहा एस के लिए जो बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा। भारत में पाया जाने वाला लोहा एस किस प्रकार का है? तो भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। अगला दोस्तों, जावर रामपुरा अगुचा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता शीशा के लिए, ये राजस्थान की खाने हैं। अगला है दोस्तों, पलामू लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत का 55% अब्रक कौन से राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए, कोडरमा। अगला, अब्रक उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है भारत का। अगला, गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान किसके प्रकार का पत्थर निकालता है? तो सफ़ेद संगमरमर। कौन सी खान है? सफ़ेद संगमरमर। जरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कई बार एग्जामों में पूछा गया। जरिया महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। तो जरिया कोयले की खान उत्पादन के लिए। जरिया झारखंड का है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना लैंड। कौन सा होता है? गोंडवाना। अगला है, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया? तो रानीगंज में। कहाँ पर किया गया? रानीगंज में। अगला है, न्यू वेटी खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए। अगला है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड के अंदर पाया जाता है कोयला। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? तो भारत में जो सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन हुआ था डिगबोई असम के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। सर्वप्रथम तेल खनिज पदार्थ का जो कारखाना कहाँ मिला? तो डिगबोई असम के अंदर मिला गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? ONGC की तो 1956 ईस्वी में। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। अगला दोस्तों, काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में। अगला है दोस्तों, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड के अंतर्गत है। कहाँ है? झारखंड में। कई बार पूछा गया। अगला है, भारत में कृषि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में चर्चा करेंगे जो भारतीय कृषि से संबंधित है। तो कृषि के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब देखो, भारत में कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है। तो भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर।
जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट जाती है वे क्या कहलाती है? वो रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वो क्या कहलाती है? वो खरीफ की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? खरीफ की फसल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वे कौन सी होती है? तो वो जायद की फसल होती है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। अगली है दोस्तों, अगली फसल है आपके आयद फसल कौन सी होती है? जो जायद है, इसको आयद नहीं जायद कहते हैं। जायद है खरबूजा, ककड़ी, खीरा। अगले 21 क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान की फसल होती है। कौन सी होती है? धान की, जिसे हम चावल कहते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंतर्गत दो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन सा है? तो स्वामीनाथन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं और चावल पर। अगला है दोस्तों, किस राज्य को भारत का दान भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। सब्जी उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति किन फसल से संबंधित है? तो बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो 64.5%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 64.5%। अगली है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियां क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में कॉफी कौन सी उगाई जाती है? कॉफी और इलायची भी होती है। अगला है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है नागपुर के अंतर्गत। अगला, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात के अंतर्गत। मूंगफली, कपास भी गुजरात में होती है दोस्तों, और नमक का उत्पादन भी गुजरात में होता है। तो ध्यान रख लेना, मूंगफली, कपास और नमक का भी। चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। किस फसल की कटाई सबसे अधिक समय लगती है? तो गन्ना की फसल में कटाई में। अगला है, तिलहनी प्रौद्योगिकी मशीन कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उर्वरक उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। मूंगफली के दानों का औसत कितना प्रतिशत होता है? मूंगफली में दाने का औसत कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों 70% क्या होता है इसमें दाना होता है, और बाकी क्या होता है? तेल। अगला है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद के अंतर्गत है। मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ की मौसम के अंतर्गत, खरीफ की फसल में। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दूध उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में प्रथम स्थान है दूध उत्पादन के अंतर्गत। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। अगला है, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता किंतु जमाव नहीं होता है? तो चाय के लिए। चाय में पानी की तो अधिकतम आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा पानी रुका हुआ भी नहीं रहना चाहिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। रेशे वाली फसल कौन कौन सी है? तो कपास है, जूट है, सन है। ये किस प्रकार की फसलें हैं? रेशे की फसलें हैं। अगला है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान दलहन उत्पादन में। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नारियल उत्पादन का भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में कितने प्रतिशत उत्पादन में कमी आई है? तो दलहन एवं मोटे अनाज में। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली। और झूम क्या है? तो कृषि का एक तरीका है जिसे हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होती है? तो कश्मीर के अंदर होती है केसर का उत्पादन सर्वाधिक। कृषि उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सुसूची की? तो राज्य समिति ने।
अगला है दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की मिट्टियाँ कौन सी है, भारत की मिट्टियाँ, और मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं। अगला है दोस्तों किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है, तो उस देश की मिट्टी होती है। अगला है दोस्तों भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, 8 प्रकार की मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से, खादर के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत होती है। अच्छा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसको रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी को, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है, तो कपास के लिए। अगला है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। अगला है दोस्तों किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी के अंतर्गत आयरन व सिलिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए। अगला है दोस्तों भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है, 24% भाग में जलोढ़ मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, तो काली मिट्टी का लावा से माना जाता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला है दोस्तों किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, काली मिट्टी, क्योंकि इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक काली मृदा में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, मतलब मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के अंतर्गत लाल मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी में लोहा व एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं, तो लेटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोस्तों दोमट मिट्टी होती है। अगला है मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है, वनों को रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जाता है। रंगूड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है, तो अम्लीय मिट्टी का। अगला है दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लेवणीय आर्द्रता भूमि है, तो राजस्थान के अंतर्गत लेवणीय भूमि है, क्योंकि थार का मरुस्थल है और ये लेवणीय है। लेटेराइट मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, मुखरेला मिट्टी भी कहते हैं। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से, रेंगुड़ी मिट्टी भी कहते हैं। अगला लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी, लेटेराइट मृदा, ध्यान रख लेना। तटीय पदार्थ तो आप मुझे बताइए, तटीय भी दक्षिणी भारत में सर्वाधिक तटीय भाग। अगला ग्रेनाइट व नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की जो मिट्टी होती है जिसमें उर्वरक की कम आवश्यकता होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है, तो काली मिट्टी का जो प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से, बांगर। देखो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को कहते हैं दोस्तों खादर। जो खादर होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, बांगर होती है वो थोड़ी बहुत कम उपजाऊ होती है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है, तो 600 मीटर। गंगा में जो जलोढ़ मिट्टी है वो 600 मीटर नीचे तक क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन से, तो अपसाल व केसिका क्रिया है जो लेटेराइट। अगला कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर व गीले होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, वो होती है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी होती है दोस्तों, लेटेराइट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, वो है लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में वन, तो ध्यान रख लेना भारत में वन और वन रिपोर्ट आती है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में। कब आती है, प्रत्येक 2 वर्ष से वन रिपोर्ट आती है। और वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, और वो कहाँ है, तो देहरादून के अंतर्गत। कहाँ है, देहरादून के अंतर्गत। अगला अब सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था, सुरेंद्रलाल बहुगुणा ने चलाया गया था। कहाँ पर चलाया, तो उत्तराखंड के अंतर्गत। ध्यान रख लेना। चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया था, राइट लिवलीहुड। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों देहरादून के अंतर्गत। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, 1981 ईस्वी को भोपाल के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवश्यक है, तो 33% भाग पर क्या आवश्यक है, वन आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 24% भाग पर ही वन है।
अगला, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर के अंतर्गत। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। वन महोत्सव के जनक कौन है? तो के एम मुंशी है। भारतीय वनों में ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग जारी करता है। भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत बाघों पर वन पाए जाते हैं? तो यही मैंने की थी, 23.81, लगभग 24% बाघ पर क्या पाए जाते हैं? वन। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 ईस्वी में की गई थी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक के अंतर्गत। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक वन कौन से क्षेत्र में है? तो उष्ण कटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन के क्षेत्र में है। अगला, भारत में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? 93% व 7%। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वनस्पति है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम। भारत की पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाहरित जो वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाला क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला है, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का आरोही क्रम। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगला है दोस्तों, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो मेहगोनी। कौन सा? मेहगोनी। अगला है, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में किस वृक्षों की अधिकता के कारण इसके सुंदर वन कहा जाता है? तो सुंदरी वनों के कारण। कौन से वनों के कारण? सुंदरी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से है? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट है। कौन से? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। अगला है, भारत के किस क्षेत्र की भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तरी हिमालय से पर्वतीय प्रदेश तक। जिस स्थान में 100 से 200 सेमी औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। कौन से? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। केंद्र सरकार ने नई वन नीति कब की थी? 1988 ईस्वी में। कब घोषणा की थी केंद्र सरकार नई वन नीति? 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पर्वतों से संबंधित। कौन से संबंधित? भारत के पर्वतों से संबंधित। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है, जो भारत का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। और हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट माना जो शिखर माना जाता है। सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की भारत में स्थित चोटी है तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। देखो, हिमालय का सर्वोच्च शिखर तो है माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा, जिसे हम K2 भी बोलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्थनी से मानी जाती है? तो 33 सागर से मानी जाती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा क्या नाम है? तो कृष्णागिरी है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम। अगला है दोस्तों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो मरक कहते हैं, छोटे छोटे घास के मैदानों को। हिमालय पर्वत श्रृंखला की आराकयोनोमा नामक चोटी किस देश में है? तो म्यांमार में। जो एक हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है जो आराक्यानोमा, वो कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड की। शिवालिका श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो सेनजोंगडेक से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। भारत की सबसे पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन हिमनद है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? तो केरल वाली। अगला है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिहार के अंदर स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ। अगला है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। ध्यान रखना, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। अगला है दोस्तों, कड़ाई की कैनाल
किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर स्थित है। अगला है कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ियां। अगला है दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी की सीमा का निर्धारण करती है? तो खांसी, पटकोई व अनारकनोमा। अगली है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो मध्य हिमालय से शिवालिका के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। अगला, हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? तो हिमालय में हिम रेखा है जो 4500 से 600 मीटर है। अगली है शिवराई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। अगला है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत स्थित है? तो अरावली पर्वत स्थित है। अगला है किस पर्वत को सागर माथा व चोमुलुंगम के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की नदियों से संबंधित, किससे संबंधित? भारत की महत्वपूर्ण नदियों। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किसके नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो भारत की जो गंगा व ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। तवा किस नदी को कहते हैं? तो नर्मदा नदी को तवा। किस नदी को बिहार का शोक? कोसी नदी को बिहार का शोक। किस नदी को बांग्लादेश का शोक? दामोदर नदी को बांग्लादेश का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रष्टद्रोणी होकर बहती है? तो वो नर्मदा नदी है जो भ्रष्टद्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया है? तो गंगा नदी को। प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की भारत की गंगा भी कहते हैं। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है पंजाब के निर्माण में। अगला है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी की 2880 और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर जो लगभग समान है। अगला है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। अगला है दोस्तों, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं दोस्तों। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो कपिल धारा जल प्रपात। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। वेन गंगा व पेन गंगा किस सहायक की है? तो गोदावरी की सहायक नदियां वेन गंगा। अगला है, इंडो बर्मा एक है तो प्राणिक नदी को इंडो बर्मा नदी भी कहते हैं। अगला है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर है। अगला है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो मांजुली द्वीप बनाती है। अगला है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो जो नर्मदा नदी का सर्वाधिक भाग है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अगला है, नदी जोड़ो ये योजना किसके शासनकाल में पारित हुई? तो राज्य की सरकार के अंतर्गत पारित हुई, राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत। नदी जोड़ो की जो योजना किसके? तो राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत ये लागू हुई थी। कौन सी नदी रिफ्त घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो रिफ्त घाटी से होकर बहती है। अगला है दोस्तों, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान के जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी के मध्य जो भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था? जल समझौता। सिंधु समझौते के अनुसार भारत व सिंधु के कितने प्रतिशत? तो 20% जल का उपयोग भारत करेगा, 80% का पाकिस्तान। प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम तो माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरी, कावेरी व बगोई है। अगला, इसी प्रकार आपको मेरे जो भूगोल के महत्वपूर्ण 600 क्वेश्चन आंसर थे वो लगभग मेरे हिसाब से 558 ही हुए। ठीक है, तो ये पूरे हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को आराम से देखा होगा। आपने एक बार में याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को 2 बार देखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले और मेहनत करें। धन्यवाद।